नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत खैर मकदम आपका। किरदार बोलते हैं कि एक और नए एपिसोड के साथ, एक और नए किरदार के साथ हाजिर हैं हम। और आज के किरदार बहुत खास हैं और ये किरदार ऐसे हैं जिनको पूरी फिल्म इंडस्ट्री कहती है कि हद कर दिया आपने। जी हाँ, हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मिस्टर मनोज अग्रवाल साहब, जिन्होंने हद कर दी आपने जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म दी। और न केवल सुपर डुपर हिट फिल्म दी बल्कि गोविंदा जी को एक बहुत बड़ा चांस दिया। संजीव कुमार साहब ने नया दिन नई रात फिल्म में जो बहुत सारे किरदार निभाकर एक रिकॉर्ड बनाया था, उस रिकॉर्ड को न केवल छूने की बल्कि उसको तोड़ने की भी कोशिश की गोविंदा साहब ने इस फिल्म के जरिए। और वो फिल्म बनाने वाले जो शख्स थे, जो डायरेक्टर थे, वो आज हमारे बीच है मिस्टर मनोज अग्रवाल साहब। मनोज जी, नमस्कार सर आपको। कैसे हैं आप? नमस्कार। धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा हूँ और थैंक यू, आपने मुझे इस इंटरव्यू में बुलाया। जी, धन्यवाद। स्वागत आपका सर, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। तो मनोज जी, शुरुआत करते हैं, यानी शुरू से शुरू करते हैं कि आपने एज एन डायरेक्टर तो कई सारी फिल्में बनाई, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों को आपने असिस्ट किया। तो इस फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ आपको? क्या शुरू से आपका ये सपना था कि आपको एक डायरेक्टर बनना है, या आपको फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही जुड़े रहना है, या फिर आप बाई चांस इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने? नहीं, ये फिल्म इंडस्ट्री मेरा सपना तो कभी नहीं था। मैं बनना चाहता था फाइटर पायलट। तो उसके लिए जो भी औपचारिक बातें थी वो सब सारी मैंने पूरी की थी। उनको उसका रिटन एग्जाम क्लियर किया था, मैंने उसका इंटरव्यूज क्लियर किया था। लेकिन किसी एक छोटे से मेडिकल मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से फाइटर पायलट के लिए उन लोगों को बहुत माइन्यूट डिटेल्स चाहिए। बहुत बहुत मतलब किसी भी तरह की खामी नहीं हो सकती है, ऐसा ऐसा ऐसी शख्सियत चाहिए हर लिहाज से। तो मेरा एक छोटा सा माइन्यूट प्रॉब्लम था मेडिकल, जिसकी वजह से मेरा वहां सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये मेरी सेकंड चॉइस थी, अच्छा। डायरेक्टर बनना। जी। ओके, फाइटर तो मैं पायलट बनना चाहते थे आप, और फाइटर पायलट बनने वाला आदमी फिल्मों में आ गया। बहुत सारी यस यस जी। सुपर हिट फिल्में एक के बाद एक दे डाली। तो ये सेकंड चॉइस थी आपकी, जो आपका पूरा करियर बन गया। जी, तो इस सेकंड चॉइस की शुरुआत कहाँ से होती है सर? ये एक रात शुरुआत होती है इसकी। ये हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे जो जिन्होंने कई फिल्में बनाई। अ, उनका नाम था उदय नारायण सिंह, लेकिन वो उनको आनंद के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कुछ फिल्में उदय नारायण सिंह के नाम से बनाई है, कुछ फिल्में आनंद के नाम से बनाई है। तो एक दिन जब मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं उनके पास गया, उनके घर गया सीधे। और मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मुझे डायरेक्टर बनना है। बोलते शक्ल हम्म, से लगता है तू एक्टर बनना चाहता है और मेरे सामने लिहाज करके तू डायरेक्टर बोल रहा है। मैं बोला बिल्कुल, मुझे मुझे हम्म, कभी एक्टिंग का शौक न था ना है। मैं एक्टिंग करूंगा भी नहीं, मेरे मेरे बस का नहीं एक्टिंग। तो आप मुझे डायरेक्टर बनने के लिए शुरुआत कहाँ से करनी होगी, ये आप मुझे बताएं। उस जमाने में कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता था। एक जी, पूना इंस्टीट्यूट को छोड़कर फिल्म मेकिंग सीखने का कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता था। जी, तो मैंने उनसे पूछा कहाँ से शुरू करें, तो बोले ठीक है, तू सही जगह पर आ गए हो तुम, आ जाओ यहाँ से शुरू करते हैं। और फिर जी। मेरी पहली फिल्म में पदार्पण हुआ मेरा। पहली फिल्म कौन सी थी आपकी एज एन असिस्टेंट? जमीन आसमान। जमीन आसमान, शशि कपूर साहब। और कुछ चीजें रेखा मैंने राखी। ढूंढी हैं आपके लिए। जी जी जी, रेखा जी, संजय दत्त साहब थे जिसमें यस 1984 यस। में फिल्म आई, अनीता राज राइट और राखी। राइट राइट। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर, जब एक आदमी ने सोचा था कि वो फाइटर पायलट बनेगा और आकाश के बादलों को चीरते हुए पूरी दुनिया की सैर करेगा, और वो आदमी फिल्मी दुनिया के सितारों के बीच में आ जाता है जिनको आपसे पहले आपने पर्दे पे देखा था, भले वो देखिए, रेखा जी। दुनिया दुनिया घूमने का वो तरीका नहीं था। फाइटर पायलट मतलब हमारे दुश्मन देशों पर जाकर बमबारी करना। जी, तो सपना वो था। जी, दुनिया घूमने का सपना नहीं था। दुनिया जी, घूमने का अगर कोई सपना था तो फिल्म इंडस्ट्री में आगे पूरा हुआ। जी। जी तो हाँ। मतलब वहां 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 दुश्मन से लड़ना था, और यहाँ पे दुश्मन से लड़ने के लिए लोगों को मोटिवेट करने वाली फिल्म बनाना था। तो यस यहाँ जब आप बिल्कुल। पहली बार जब आप आ गए, आपने देखा, जब जमीन आसमान के सेट पे आप थे, पहले दिन जब आप पहुंचे होंगे, जब आपने बड़े बड़े सितारों को देखा होगा, रेखा जी हैं, शशि कपूर साहब हैं, हाँ, संजय दत्त हैं, अनिता राज हैं, राखी हैं, तो कैसा फील हुआ, कैसा लगा उस लम्हे में आपको? मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ मैं यहाँ पर हूँ। देखिए, हम सब जो उस जमाने के लोग हैं, हम सबके फेवरेट होते थे अमिताभ बच्चन।
जी। तो मैं पहले ही दिन जब मैं सेट पे पहुंचा हूं तो अमिताभ बच्चन जी जो है वो आए थे फिल्म का मुहूर्त का क्लैप देने। तो अच्छा। मुझे विश्वास नहीं हुआ, वो अमिताभ बच्चन जिनकी फिल्में देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, उनको बिल्कुल सामने देख रहा हूँ 5 फुट की दूरी से। तो क्लैप, मैं नया असिस्टेंट था, क्लैप क्लैप बोर्ड मेरे हाथ में था, तो मेरे हाथ से उन्होंने क्लैप बोर्ड लिया था मुहूर्त का क्लैप देने के लिए। अच्छा। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ इंटरैक्ट कर रहा हूँ, मैं उनके उनको बिल्कुल छू के निकला हूँ उनके पास से। और फिर मैं रेखा जी का बहुत बड़ा फैन था। तो पहली फिल्म में पूरी फिल्म बनने के दौरान जो है रेखा के सामने रेखा जी से बातचीत और रेखा के साथ होना, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जी, जी, जी। और वो सपना आज आपके सामने हकीकत बन के खड़ा था। बहुत खूब, वो बहुत बढ़िया। फिर तो जी। तो पहला दिन सेट का हुआ, दूसरा दिन, फिर 10वां दिन हुआ होगा, फिर महीना हुआ होगा, तो धीरे-धीरे फ़ैमिलियर आप हो गए होंगे। तो सबसे पहले कौन-सा फ़िल्म स्टार था जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हुई कि बस हाँ, उनके साथ तो मैं कभी भी फ़ोन कर सकता हूँ, कभी भी उनके साथ पार्टी कर सकता हूँ। कौन से स्टार थे जिनके साथ पहली संजय आपकी दत्त, यारी? संजय दत्त। अच्छा। जी हाँ, उस फिल्म में संजय दत्त भी थे हैं। जी, जी, तो जी, जी। संजय दत्त के साथ फिर अगली 2-3 फिल्में संजय दत्त के साथ हुई। फिर तुरंत पीछे-पीछे गोविंदा के साथ फिल्म हो गई। तो ये जी। 2-3 स्टार जो थे, बहुत बहुत घनिष्ठता थी इनके साथ में। जी, जी। जी, जी। देखिए वैसे भी संजू बाबा को फ़िल्मों के तौर पे भी और एक इंसान के तौर पे भी बहुत लोग जानते हैं और मानते हैं। तो एज़ एन फ्रेंड आप क्या कहना चाहेंगे संजय दत्त साहब के बारे में? संजय दत्त ग्रेट फ्रेंड है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोस्तों के दोस्त हैं। और मुझे नहीं लगता कभी मैंने उनको किसी से दुश्मनी करते हुए देखा है। तो जी, दुश्मन के दुश्मन नहीं बोल सकता हूँ मैं। तो वो दोस्तों के दोस्त हैं, जिनके साथ दोस्ती रखते हैं, पूरी तरह रखते हैं और निभाते हैं उस बात को। जी, और उनके साथ आज भी ऐसा है कि कभी भी बात करके कभी भी उनसे मिला जा सकता है। बड़े बड़े गर्मजोशी से मिलते हैं, बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। जी। तो संजय दत्त साहब आपके पहले दोस्त बने और एज एन असिस्टेंट आप उस फिल्म में काम कर रहे थे और उन्हीं संजय दत्त साहब के साथ 1990 में खतरनाक नाम की एक फिल्म आई जिसमें गोविंदा भी थे, संजय दत्त भी थे और यही वो गोविंदा है जिन गोविंदा के साथ आपने बैक टू बैक 3 फिल्में बनाई और तीनों फिल्में बड़ी सुपर हिट रही। तो खतरनाक फिल्म में जब दोबारा से आप जुड़े, आप संजय दत्त साहब के साथ, तो एक दोस्त को डायरेक्ट करना कितना मुश्किल या कितना आसान होता है एक डायरेक्टर के लिए खास तौर से? देखिए, हालांकि मैं उस फिल्म का डायरेक्टर नहीं था, मैं उसमें असिस्टेंट था, चीफ असिस्टेंट था उस फिल्म में। जी, लेकिन अगर आप दोस्त को डायरेक्ट करते हो तो वो सबसे आसान काम है। आप क्या है, एक दूसरे को आप पहले से समझ रहे होते हो, तो एक दूसरे को देखिए, एक एक्टर और डायरेक्टर का या डायरेक्टर का किसी के साथ में भी जो है ना, काम जो है वो एक रिश्ता है। जब हम्म, आपका वो रिश्ता बहुत अच्छा होता है तो आप अपने राइटर से बहुत अच्छी तरह से बात कर सकते हो, आप अपने एक्टर से बहुत अच्छी तरह से बात कर सकते हो। आप सभी के साथ में, जो भी आपकी फिल्म से एसोसिएटेड है, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप बहुत जी, अच्छी तरह से बात कर सकते हो, अगर जी, आपका उनके साथ में पुराना रिश्ता है। तो जी, मैं हमेशा अपनी पूरी टीम जो है ना, ऐसे लोगों की ही बनाता हूँ, ऐसे लोगों के साथ ही काम करना पसंद करता हूँ, जो जिनको मैं पहले से जानता हूँ। नए लोगों के साथ मैं खुद भी जो है, या तो फिर मैं उनके साथ में महीना 2 महीना का वक्त गुजारूं, तब जाके मैं कंफर्टेबल हो पाता हूँ। जी। तो अच्छा दोस्त होना एक बहुत अच्छा एसेट है फिल्म बनाने में, तो चाहे एक्टर हो चाहे कोई और डिपार्टमेंट का। मनोज जी, आप उस पीढ़ी के इंसान हैं जिन्होंने अभी जो जनरेशन है उनके साथ भी काम किया है, उनसे पहले की जो जनरेशन थी आपने उनके साथ भी काम किया। 1986 में आपकी फिल्म आई बात बन जाए, जिसमें एक तरफ जीनत अमान है, दूसरी तरफ उत्पल दत्त साहब हैं जो उस जमाने के आदमी थे, उस जमाने के एक्टर थे, बड़े बहुत ही महान अभिनेता थे जिन्होंने जो थिएटर के साथ भी जुड़े रहे और थिएटर के बड़े दिग्गज अभिनेता रहे। राज बब्बर साहब हैं, अमोल पालेकर साहब थे आपके साथ, मिथुन चक्रवर्ती और संजीव कुमार साहब जैसे दिग्गज लोग उस फिल्म में थे। तो बात बन जाए में काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका और किस तरह से आप सब लोगों के साथ एक सामंजस्य स्थापित कर पाए? कई बार ये रहता है कि भाई बड़े एक्टर हैं और कोई बात आपकी बुरी ना लग जाए, या बड़े एक्टर हैं उनको सीन भी समझाना है, उनसे काम भी निकलवाना है। किस तरह का मिला जुला अनुभव रहा सब लोगों के साथ काम करने का? देखिए, आप मुझे मेरे जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं ना, इस जनरेशन, पहले तो मैं एक बात बताऊंगा,
बात सिर्फ उस जनरेशन के एक्टर्स से शुरू होके नहीं होती है। मेरे से पहले के जनरेशन के जो लोग थे, उनके साथ भी मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा था। चाहे वो देवानंद साहब थे, चाहे वो दिलीप कुमार साहब थे, जी जी तो लेकिन उनके साथ भी इंटरेक्शन हो चुका था मेरा। मेरा इंटरेक्शन उस जमाने के जो बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर थे, ऋषिकेश मुखर्जी के साथ मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन था। मनमोहन देसाई जी के साथ में मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन था। तो वो मैं उस जगह पे बैठा हूँ जहां से पिछले जमाने में और नए जमाने में ये दोनों की तरफ का गेट खुलता है। उस गेट पे मैं हूँ। तो एक एक तो कड़ी है ये आप बात बीच है। की, दोनों जी हाँ, जी जनरेशन को हाँ, जी जोड़ने हाँ। वाली कड़ी है एक। आगे और पीछे की दो जनरेशन के बीच की कड़ी हूं मैं। तो बिल्कुल पुराना सिनेमा भी जानता हूं कैसा रहा है, और आने वाला सिनेमा के बीच में तो बैठा ही हूं मैं। तो जी एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मैं, देखिए, वो मेरे फॉर्मेटिव डेज थे जब मैं, आपने जिन कलाकारों की बात की ना, संजीव कुमार थे या मिथुन चक्रवर्ती, राज बब्बर, अमोल पालेकर, तो वो मेरे फॉर्मेटिव डेज था। मुझे उनको हैंडल नहीं करना था, मुझे एक्टर्स को हैंडल करने की ट्रेनिंग मिल रही थी, जी मुझे फिल्म बनाने की ट्रेनिंग मिल रही थी। मैं असिस्टेंट था उस जमाने में। तो जी और नया असिस्टेंट था। जब आदमी एक थोड़ा सा पुराना हो जाता है असिस्टेंट, जैसे खतरनाक की बात कर रहे हैं हम आप जी। भी, तो खतरनाक में मैं सीनियर असिस्टेंट हो गया था। वहां मुझे खुद भी हैंडल करना होता था। हम्म, इसी तरह जो है, लेकिन बात बन जाए तक जो है, मैं जूनियर असिस्टेंट था। वहां हैंडल करना सीख रहा था मैं, वहां स्क्रिप्टिंग करना सीख रहा था। वहां खैर कुछ काम तो बिल्कुल डे वन से ही दे दिए जाते हैं कि हिंदी भाषी हूं मैं। तो हिंदी भाषी होने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि स्क्रिप्ट आप लेके जाते थे एक्टर्स के पास में, राइटर्स के पास बैठ के आप स्क्रिप्ट लिखवा लेते थे। तो ये जी सारे एडवांटेजेस हमारे साथ थे। जी। उत्पल दत्त साहब के बारे में क्या कहेंगे? उनको करीब से देखना, उनके काम करने का तरीका, और जिस अंदाज वो डायलॉग डिलीवरी किया करते थे, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? अरे बहुत कमाल आदमी थे। मैंने उनको कभी किसी के साथ बात करते हुए देखा ही नहीं। वो अपना शॉट देते थे और किताब पढ़ने एक कोने में बैठ जाते थे। हम्म, कभी वो किसी से बात नहीं करते थे, कोई सोशलाइज नहीं करते थे, कुछ नहीं। और बहुत बढ़िया इंसान थे जी कि किसी को परेशान नहीं करना, कुछ नहीं। वो अच्छा, जैसे ही वो कैमरे के सामने आते थे, वो बिल्कुल एक अलग इंसान होते थे। हम्म, तो वहां पे आने के बाद जो है, वो बिल्कुल अपने किरदार में आ जाते थे। क्योंकि मैंने कॉमेडी फिल्में की हैं उनके साथ, 2 फिल्में की हैं। एक बात बन जाए की, और एक मैंने और फिल्म की थी, बहुरानी। हाँ, बहू रानी, रेखा जी जी के हाँ, साथ। रेखा जी के साथ। जी तो जी रेखा जी के साथ भी 2 फिल्में की हैं, और उत्पल दा के साथ भी 2 फिल्में की हैं। तो जी जी कैमरे के सामने आते ही वो बिल्कुल किरदार में आ जाते थे। और कैमरा जैसे ही कट होता था, वो अपना कोने में जाके कुर्सी लेके, और कहीं दूर नहीं जाते थे। ये नहीं कि वैन में जाके बैठ गए या मेकअप रूम में जाके बैठ गए। वो अपना एक किताब ली और एक कोने में जाके अपना किताब पढ़ना शुरू कर देते। जी। मतलब काफी गंभीर प्रवृत्ति के आदमी थे। यानी जब जी कैमरा पे जी है तो जी। स्विच ऑन, अदरवाइज फिर स्विच ऑफ। तो स्विच ऑन बिल्कुल स्विच ऐसे ऑफ मोड वाले जो एक्टर होते हैं, उस तरह से। जी चलिए, जी। और दिलीप। जी 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 एरोगेंट होते हैं। उत्पल जी। दा जो है एरोगेंट नहीं थे। उनसे अगर आप बात करने चले ही जाओ, तो बहुत प्यार से बात करते थे। तो वो जो उनकी जो रियल लाइफ थी, उसमें भी वो वैसे ही बात करते थे कि जैसे हमने उनको तमाम फिल्मों ना में ना देखा, ना, जैसे गोलमाल बिल्कुल में नहीं। देखा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं, गोलमाल बिल्कुल नहीं, में जैसे बिल्कुल वो, नहीं, बिल्कुल हाँ बेटा, काफी अच्छी बात है बेटा। वो जो जिस तरह का चीजें वो करते थे, रियल लाइफ में वैसे ही वो बिहेव करते थे, या नहीं रियल नहीं लाइफ में नहीं अलग नहीं होते नहीं थे? नहीं नहीं, रियल लाइफ में बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल बिल्कुल अलग तरह से। जी। दिलीप साहब के बारे में क्या कहेंगे? और आप उनके साथ भी लंबे समय तक जुड़े रहे, और किस तरह के शख्स थे, एज एन एक्टर, एज एन ह्यूमन बीइंग? एक्टर तो मेरे मेरे फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट एक्टर हैं दिलीप साहब, ऑल टाइम फेवरेट एक्टर हैं। मेरी बहुत नजदीकी नहीं थी उनके साथ में। मैं उनसे 2 बार मिला था, ऋषिदा के घर पे। हम्म। ऋषिकेश मुखर्जी की उनके घर पे मिला था। तो जी 2 बार मुलाकात हुई। मैं इतना जूनियर था कि मैं जाता था उनके पैर छू के, जो है, ऋषिदा का बेटा जो था वो मेरा दोस्त था, हम्म संदीप मुखर्जी। तो मैं उनके जी पैर छूता था, दादा के पैर छूता था। मैं तो अंदर के रूम में निकल जाता था फिर। हम्म लेकिन
फिर मेरा सौभाग्य था कि जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई परदेसी बाबू, तो रिलीज होने से पहले म्यूजिक लॉन्च होता है, म्यूजिक रिलीज होता है। तो जी म्यूजिक लॉन्च दिलीप साहब ने अपने खुद किया था, वो अपने हाथों से किया था। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था, उनको बुलाया था, तो वो आए जी थे मेरे म्यूजिक लॉन्च पे। जी तो म्यूजिक लॉन्च पे जब आए तो वो मुझे बहुत अच्छी तरह नहीं जानते थे, मैं उनसे मिला था, वो मेरे से नहीं मिले थे कभी। तो म्यूजिक लॉन्च पे उन्होंने करीब 20 से 25 मिनट मेरे बारे में बात जी ये डेब्यूटेंट डायरेक्टर हैं, इनकी पहली फिल्म है, मनोज अग्रवाल हैं, इन्होंने उनकी पहली फिल्म रिलीज होने जा रही है, म्यूजिक मैंने सुना है, बहुत अच्छा म्यूजिक है फिल्म का, वगैरह वगैरह। स्टेज पे खड़े होके वो मेरे बारे में बोल रहे थे और 20 से 25 मिनट उन्होंने वो अंतरंग बातें मेरे बारे में, आंतरिक बातें बताई जो कभी किसी को नहीं पता थी। मेरी तो पहली फिल्म थी, ना मैं प्रेस में इतना मशहूर था, ना मैं दुनिया में इतना मशहूर था। तो वो जी उतना डेटा उन्होंने कहां से कलेक्ट किया, ये मुझे आज तक नहीं पता। जी फिर उसके बाद में जब म्यूजिक लॉन्च हो गया, रिलीज हो गया, तो मुझे आवाज देके बुलाया और मेरे साथ कोने में कम से कम आधा घंटा 45 मिनट और गुजारे उन्होंने। जी जहां फिर उनको पता चला कि मुझे मैं तो कुछ थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ और ऐसा एजुकेशन के बारे में पता था उनको। उनको ये पता था कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, लिटरेचर से का शौक है मुझे। तो फिर उन्होंने उस सारे बातों के ऊपर जो है ना, मेरे से कम 45 मिनट जो है एक कोने में बैठ के और चर्चा की। तो वो ये पूरा का पूरा जो समय है मेरे लिए बहुत 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 प्रेशियस समय निकला मेरा उनके साथ में। जी तो क्या वो रियल लाइफ में भी ट्रेजेडी किंग ही थे या रियल लाइफ में कॉमिक बातें भी करते थे? किस तरह के शख्स? अरे अरे, बहुत कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर था उनका, बहुत हम्म बहुत कमाल के मजाकिया थे। ट्रेजेडी किंग तो अच्छा, आपको ये पता नहीं होगा, बहुत कम लोगों को पता है, हालांकि गूगल पे ये बात मिल जाती है कि वो ट्रेजेडी करते 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 जो है उनको डिप्रेशन हो गया था। तो जी वो एक बहुत टॉप के साइकेट्रिस्ट के पास गए थे एक बार। तो साइकेट्रिस्ट ने बोला था कि अब आप कॉमेडी फिल्में करना शुरू करो, क्योंकि वो थे मेथड एक्टर। मेथड एक्टर जो है अपने जीवन में उतार लेता है उन सारी बातों को जो वो जी रहा होता है। जी जी तो फिर उसके बाद से कॉमेडी फिल्में करना शुरू की। उसके बाद से उन्होंने राम और श्याम, पहली फिल्म थी उनकी कॉमेडी, हम्म वो जो उनको डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम आई थी, उसके जी बाद जी जी से राम और श्याम की, और फिर उसके बाद तो बहुत सारी कॉमेडी फिल्में की। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल वैसे वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ज्यादा उनको पढ़ने का बहुत शौक था, उनको भाषाओं का बहुत शौक था। भाषाएं वो बहुत अच्छी बोलते थे, और जो भाषा बोलते थे वो कमाल की बोलते थे, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, बहुत अच्छी भाषाओं का। उनको बंगला बहुत अच्छी आती थी, उनको हम्म, फारसी आती थी। तो अच्छा बहुत पढ़े लिखे, बहुत कमाल व्यक्तित्व था वो। बिल्कुल। और शायद क्रिकेट के भी बहुत शौकीन थे। कई पुराने फोटोग्राफ्स हमने उनके देखे हैं देवानंद जी और राज जी कपूर साहब के साथ उनके। चलिए बहुत बढ़िया। तो एज एन असिस्टेंट लंबा अरसा आपने फिल्मों में गुजारा, कई सारी फिल्में आपकी, बहुरानी, जमीन आसमान, बात बन जाए, शिवा शक्ति, खतरनाक, जुल्म की हुकूमत, और ये सब चलते चलते आता है साल 1993। और 1993 में कुछ पीढ़ी के लोग आ रहे होते हैं। वैसे तो उससे पहले आप गोविंदा और संजय दत्त जैसे लोगों के साथ काम कर चुके थे, लेकिन 1993 में वक्त हमारा है फिल्में आप असिस्टेंट थे। और अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जो है उन दिनों में नए नए थे फिल्मों में, उतनी पहचान नहीं बनी थी। उन दो नए लोगों के साथ, और दो नए लोग भी ऐसे जो जो फाइटिंग के मास्टर हैं, जो एक्शन फिल्मों के हीरो हैं, उनके साथ काम करने का कैसा अनुभव रहा आपका? उनके साथ ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा सीनियर हो गया था, अपने काम में जो है थोड़ा सीनियर हो गया था, बिल्कुल डायरेक्टर बनने के कगार पे था मैं। और ये जी लोग आए थे। सुनील शेट्टी के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और अक्षय के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो जी बहुत अच्छा, उनके साथ में भी बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा काम करने में। जी तो आप जैसे अभी डायरेक्टर बने, उससे पहले एक सवाल और मैं करना चाहूंगा, फिर हम डायरेक्टरशिप की तरफ बढ़ेंगे। आपने तमाम लोगों के साथ काम किया, मिथुन चक्रवर्ती, जीनत अमान, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, गोविंदा, संजय दत्त, उत्पल दत्त साहब, और इन्हीं में आप एक बड़ा नाम आता है राखी जी, जो आपके साथ जमीन आसमान में भी थी। और राखी जी के साथ
उसके बाद कोई फिल्म आपने नहीं की, जब आपकी खुद की फिल्में स्टार्ट हो गई, और जिन दोनों राखी जी का भी करियर बड़ा उठान पे था, कर्ण अर्जुन और ऐसी फिल्में जब आ रही थी, राखी जी के साथ कैसा अनुभव रहा आपका काम करने का? राखी जी को हम लोग दीदी बोलते थे। जी। और उनके छोटे भाई थे देबू, आज मैं मेंशन कर रहा हूं उनका नाम पहली बार कहीं। देबू जी। जो है उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी मेरी। तो जी। उनके घर में भी आना जाना रहा, और हमेशा दीदी दीदी करके ही उनसे बातचीत होती थी, जी। और वो भी बहुत प्यार करती थी। जी। लेकिन जब मैं डायरेक्टर बना तो मेरे पास कभी ऐसा कोई किरदार नहीं आया कि मैं राखी जी को अप्रोच कर पाऊं और मैं उनके साथ काम कर पाऊं। तो ऐसा कोई मौका नहीं लगा। जी। इन्हीं बातों में एक और खास बात यहाँ पे ये भी आ रही है कि जब आपने फिल्में शुरू की, तो आपकी शुरुआती फिल्मों के साथ ही आपके साथ संजय दत्त साहब जुड़ गए, और उसके बाद फिर तन बदन से गोविंदा साहब की एंट्री होती है, गोविंदा और खुशबू, जो 1986 में जो उनकी फिल्म आई। और गोविंदा जी आपकी जिंदगी में एक बार आने के बाद उनके एग्जिट नहीं हुए। जब आप डायरेक्टर बने तो आपने अपनी पहली फिल्म उनके साथ स्टार्ट की, और आपकी जो आखिरी फिल्म थी अभी तक की, क्योंकि हम चाहते हैं कि और अच्छा अच्छा सिनेमा आपका भी आए और वो बहुत खूबसूरत फिल्में हम आपकी देखें, तो वाह तेरा क्या कहना, परदेशी बाबू, हद कर दिया, आपने तीनों फिल्में आपने गोविंदा जी के साथ बनाई। कोई खास बात, कोई खास लगाव उनसे? नहीं, लगाव तो खास है, इसमें तो कोई मैं वो नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन क्या हुआ, जब जो मैंने पहली स्क्रिप्ट चूज की थी, जो मैं बनाना चाहता था, पहली फिल्म, उसमें गोविंदा जी बिल्कुल एप्ट थे, बिल्कुल सही थे। तो जब पहला स्क्रिप्ट मैंने उठाया तो मैंने गोविंदा से ही बात की। जी। फिर और मेरी शाहरुख खान से बहुत अच्छी दोस्ती रही है। तो जी। मैं वो स्क्रिप्ट लेके, संजय दत्त के लिए वो स्क्रिप्ट नहीं थी। आज भी आप वो फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वो स्क्रिप्ट संजय दत्त की भी नहीं थी, शाहरुख खान की भी नहीं थी, किसी की नहीं थी, वो स्क्रिप्ट थी गोविंदा की। जी। तो इसलिए फिर मैं गोविंदा के साथ बनाई। और फिर क्या होता है, एक बार आप किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो पहली बनाते बनाते फिर दूसरी भी शुरू हो गई, दूसरी बनाते हुए तीसरी शुरू हो गई, तो फिर वो एक लड़ी लग गई, एक के पीछे जी। दूसरी तीसरी, ऐसे इस तरह से। तो फिर गोविंदा के साथ ही काम करते चले। क्या एक असिस्टेंट के मन में ये सपना बरसों से पल रहा था कि उनको एक दिन एक्टर बनना है और अपनी खुद की फिल्में बनानी है? और अगर ये सपना पल रहा था तो क्या क्या चीजें आप सीख रहे थे धीरे धीरे, कि हाँ, एक एक्टर को, एक डायरेक्टर को ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, कैमरा है, स्क्रिप्ट है, लाइटिंग है, तमाम चीजें जितनी भी एक डायरेक्टर के जहन में रहती हैं फिल्म बनाते हुए, क्या प्रोसेस रहा आपका असिस्टेंट से डायरेक्टर बनने का? देखिए, ये सारा का सारा ट्रेनिंग जो है, बहुत इनफॉर्मल तरीके से ट्रेनिंग होता है, लेकिन सारा ट्रेनिंग बहुत सीरियस होता है। जी। इसमें मेरे जो गुरु थे वो तो थे ही, जिनसे मैं सीखता था काम डायरेक्शन का। लेकिन जो फोटोग्राफर होते थे वो भी गुरु होते थे, जो एडिटर होते थे वो भी गुरु होते थे, जो जो डांस मास्टर होते थे वो भी गुरु होते थे, जो मेकअप मैन जो होते थे सीनियर, वो भी आपके गुरु होते थे। तो आप जी। ऐसे बैठ के किताब और कलम लेके नहीं बैठते थे, लेकिन आप हर चीज देख देख के बिल्कुल वैसे ही सीखते थे जैसा आप किसी यूनिवर्सिटी में या किसी स्कूल में जाके सीखते हैं। हम्म। तो ये सारी चीजें बहुत ही सीरियसली सीखी जाती थी, और मैंने तो खैर जी। बहुत सीरियसली ली वो सारी बात, उन सारी बातों को। जी। जी। आपने पढ़ाई की बात की, बीच में आपने कहा कि मैं पढ़ता बहुत हूं, मुझे बहुत पढ़ने का शौक है। तो पढ़ने के साथ लिखने का भी शौक है, लिखते भी हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो शौक एक तरफा तो हो ही नहीं सकता ना। जी। ये वो मोहब्बत है जो एक तरफा नहीं हो सकती, वो ये मोहब्बत दोनों जी। तरफा ही होती है। क्या बात पढ़ने है। वाला लिखेगा जरूर और लिखने वाला पढ़ेगा जरूर। आप नहीं कौन है पढ़ते तो आपके? आप लिख नहीं सकते हैं। जी। जी, कौन कौन जी, फेवरेट राइटर हैं आपके, किनको आप, किनको ज्यादा? देखिए, मैं वर्ल्ड लिटरेचर की बात करूंगा, वो फिर चाहे कुछ भी हो, चाहे हिंदी है, चाहे वो बंगला है, चाहे किसी हद तक तेलुगु लिटरेचर है, चाहे वो रशियन हो गया, चाहे वो ब्रिटिश लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, कुछ भी। तो वो तो कोई बहुत बहुत वास्ट सब्जेक्ट हो गया। कोई कोई या फिर फेवरेट बुक आपकी, कोई फेवरेट बुक आपकी? देखिए, फेवरेट बुक जैसा, देखिए राइटर मेरा फेवरेट है प्रेमचंद। जी। मुंशी जी, प्रेमचंद। तो जी। मुंशी प्रेमचंद। जी हाँ। और वैसे रशियन लिटरेचर मुझे बहुत पसंद है। और अगर बिल्कुल फेवरेट बुक पूछें तो मदर जो है रशियन, वो सबसे फेवरेट है। जी।
बहुत बढ़िया। मुंशी प्रेमचंद साहब की आपने बात की, मुंशी प्रेमचंद साहब की कहानी है बड़े भाई साहब, और उस बड़े भाई साहब कहानी का मंचन हमने कॉलेज के दिनों में भी किया, और कॉलेज छोड़ने के बाद आज भी वो हमारी जिंदगी में है। और अभी 27 मार्च को जो वर्ल्ड थिएटर गया तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को वो कहानी करवाई, बड़े भाई साहब। तो मुंशी अच्छा। प्रेमचंद तो स्कूल के दिनों से हमारी जिंदगी में है, कल भी थे, आज भी बिल्कुल है, और आगे भी रहेंगे, आगे भी बिल्कुल बने रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी बहुत जी। उम्दा उम्दा साहित्यकार रहे जी। आप खुद जब डायरेक्टर बन गए असिस्टेंट से, तो एक असिस्टेंट के सामने कितनी कम चुनौतियां होती हैं, और जब वो असिस्टेंट फुली डायरेक्टर बन जाता है, तो एज एन डायरेक्टर किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है कि भाई ये शूटिंग लोकेशन देखनी है, कि आपको एक्टर्स फाइनल करने हैं, स्क्रिप्ट का ध्यान देना है, फिल्म टाइम से डिलीवर हो पाए, कितनी सारी चीजें, कितने सारे चैलेंजेस होते हैं, उन पे जरा बात कीजिए। देखिए देखिए, जब असिस्टेंट होता है और असिस्टेंट ग्रूम होके जब सीनियर असिस्टेंट बनता है, तो उसके पास करीब करीब वो सारे चैलेंजेस होते हैं जो एक डायरेक्टर के पास होते हैं। हम्म। बस एक वो टाइम बाउंड जो है ना, वो उसके पास नहीं है। कि हाँ इतने दिनों में फिल्म कंप्लीट करनी है, उसको जवाब देना है प्रोड्यूसर को, फाइनेंसर को। ये एक डायरेक्टर को जो है, वो प्रोड्यूसर को भी उसको जवाब देना है, उसको फाइनेंसर को भी जवाब देना है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी जवाब देना है, उसको समय पे फिल्म देना जो है। और देखिए, जिम्मेदारी और जवाबदारी फिर डायरेक्टर की होती है। फिल्म चलना ना चलना ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी किसी असिस्टेंट की कभी नहीं हो सकती। हम्म। तो सिर्फ एक जो ऊपरी लेवल की जिम्मेदारी जो है ना, वो तो सिर्फ डायरेक्टर की होती है। और फाइनल सारा कॉल जो है असिस्टेंट, मेरे पास भी 6 असिस्टेंट है, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता है फिल्म के अच्छे होने की, बुरे होने की। वो सिर्फ कुछ एक एक अंश उठा के उस पर काम कर सकता है। जी। किसी फिल्म का एक अंश किसी असिस्टेंट ने उठा लिया, लेकिन डायरेक्टर को जो है पूरी की पूरी फिल्म संभालनी होती है। पूरी पूरी की फिल्म जो है उसके कंधे पे है, उसकी जिम्मेदारी है। परदेसी बाबू के बाद जब आपने 1998 में परदेसी बाबू आई, 2000 में फिर आपने जो अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म जो बनाई, जिसने पूरी पूरी दुनिया में तहलका मचाया, जो बहुत लोगों को बहुत खूबसूरत लगी, मेरी भी फेवरेट फिल्म है, ऑल टाइम फेवरेट है वो फिल्म, हद कर। उस फिल्म का आइडिया किस तरह से आपके दिमाग में है, और किस तरह से आपके दिमाग में ये चला कि भाई कोई ऐसा एक्टर मुझे चाहिए, उससे मैं इतने सारे कैरेक्टर्स करवाऊंगा जो अब तक फिल्म इंडस्ट्री का एक रिकॉर्ड रहा है, उस रिकॉर्ड को मैं तोड़ पाऊंगा, कैसे आपके दिमाग में वो चीज आई? देखिए, रिकॉर्ड तोड़ना तो वो नहीं था, कभी भी इंटेंशन ये नहीं था कि रिकॉर्ड तोड़े। जी। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने का इंटेंशन हमेशा हमेशा रहता है। लेकिन ये कैरेक्टर इतने यूज कर लें कि रिकॉर्ड टूट जाए, वो माइंड में नहीं था कि संजीव कुमार जी का रिकॉर्ड तोड़ दें। ऐसा ऐसा माइंड में नहीं था। वो स्क्रिप्ट बनती रही और ऐसा लगा रहे इसको ऐसा कर लेंगे, एक रोल ये हो जाएगा, एक ऐसा कर लेंगे, ये रोल हो जाएगा। तो वो जो है, वो लिखते लिखते बनाते बनाते जो है वो सब होता गया। उस रिकॉर्ड तोड़ना जहन में नहीं था। देखिए, वो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, हम हद कर दी आपने पे थोड़ी सी ज्यादा बात करना चाहेंगे। पूरी फिल्म की कास्टिंग, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोविंदा ने पूरी फिल्म को संभाल के रखा या रानी मुखर्जी ने पूरी फिल्म को संभाल के रखा। हम बात करें सतीश कौशिक साहब की, जो अपने ही पड़ोसन पे लाइन मारते हैं वो सारा, या हम बात करें परेश रावल साहब की, या हम बात करें जॉनी लीवर साहब की, वो तमाम लोग जो वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, वहां भी कॉमेडी, वहां भी कॉमेडी। तो वो तमाम लोग, हर एक किरदार को किस तरह से आपने कास्ट किया, और हर एक किरदार के हिस्से में इतनी सारी कॉमेडी कैसे आप परोस पाई, बड़ा ही एक चैलेंज का काम होता है कि हर एक किरदार अपनी जगह सटीक बैठा और वो हंसा पाया सबको। देखिए, कॉमेडी का यही तो डिफिकल्ट पार्ट है। मैं बोलता हूँ कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस। मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ कि आप सीरियस फिल्म बना रहे हो तो फिर भी आसान है। कॉमेडी लिखना, बनाना, एक्टिंग करना, डायरेक्ट करना, ये हर तरह से सबसे मुश्किल काम जो है वो कॉमेडी है। रोमांस जी। बनाना बहुत आसान है, सीरियस फिल्म बनाना बहुत आसान है। कॉमेडी फिल्म बनाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। जी। तो ये बड़ी तो उसमें कामयाब फिल्म आपकी, बड़ी कामयाब फिल्म रही। जी, प्लीज 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 आप आगे बढ़े, आप आगे बढ़े। तो उसमें हर कैरेक्टर को ठीक से बैठ के डिजाइन किया जाता है, और किस एक्टर के ऊपर वो कैरेक्टर का भार कितना दिया जाए, ये भी जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है ये किसी भी फिल्म मेकिंग का। जी।
गोविंदा आपकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरते हैं एज एन एक्टर? 150%। 150%? जी, उसको 100 बताया जाए और 150 का। जैसे उनके नहीं एक्टिंग की बात करें, उनके डांस की बात जैसे करें, उनकी कॉमेडी की देखिए, बात करें, कौन से पार्ट की बात? हर जगह देखिए, डांस में तो कोई बात ही नहीं करनी है। पहला डांसर है फिल्म इंडस्ट्री का, इतना अच्छा। ऐसा नहीं, पहले भी थे, ऋषि कपूर थे, शम्मी जी थे, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक्टिंग के साथ डांस करना गोविंदा ने शुरू कि फेस से एक्टिंग भी कर रहा है और बॉडी से डांस भी कर रहा है। ये काम गोविंदा ही कर पाया। हम्म। तो अच्छा, उसके अलावा चाहे परदेसी बाबू का एक सीरियस कैरेक्टर हो, चाहे हद कर दिया आपने का कॉमेडी कैरेक्टर हो, तो ये हर तरह का समन्वय जो है ना, वो सिर्फ गोविंदा ही दे सकता है। रानी मुखर्जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बहुत समझदार एक्टर हैं वो भी। रानी मुखर्जी भी बहुत समझदार एक्टर हैं और अपने कैरेक्टर को, अपनी चीज को बहुत अच्छी तरह निभाती है। बहुत मजा आया उनके साथ काम करने में। इसी फिल्म में एक अलग तरह के कैरेक्टर से हमारी मुलाकात होती है जो फिल्म में, पूरी फिल्म में तो नहीं है लेकिन फिल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, निर्मल पांडे। उनकी एंट्री इस फिल्म में किस तरह से होती है? क्योंकि निर्मल पांडे टोटली थिएटर को समर्पित थे और खूब सारा थिएटर किया उन्होंने, दिल्ली में और मुंबई में, और फिल्में भी खूब सारी की, लेकिन थिएटर बहुत ज्यादा उन्होंने किया। तो एक ऐसा एक्टर जो थिएटर को समर्पित है, वो कमर्शियल सिनेमा में इस तरह का कैरेक्टर जो कर रहा है, उनको किस तरह से कास्ट किया आपने? कोई खास वजह? जब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत बढ़िया इंसान थे वो, बहुत बढ़िया आदमी थे। जब उनसे पहली पहली बार मुलाकात हुई तो बोले, आप मनोज भाई, आप तो कॉमेडी करते हैं, गोविंदा जी के साथ आप कॉमेडी बना रहे हैं, मैंने सुना। मुझे कॉमेडी करवाइए ना, मुझे कॉमेडी करने का बहुत शौक है। मुझे आज तक कभी किसी ने कॉमेडी नहीं दिया, तो मुझे साथ में कास्ट करिए कॉमेडी में, तो मैं करना चाहूंगा। तो मुझे वो जो जज्बा जो है वो बहुत अच्छा लगा था कि वो जी। कॉमेडी करना चाहते हैं, हटके करना चाहते हैं, जो आज तक करते आए हैं, जिस तरह के रोल उन्होंने पहले किए थे। तो मैंने हम्म। उस बात को ध्यान रखते हुए उनको फिर कास्ट किया था। जी। अच्छा, इसी फिल्म में एक तरफ गोविंदा जैसे, मतलब सुपर डुपर हिट जो कॉमेडी में, ऐसे शख्स के साथ आप काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ और दो कॉमेडी के किंग आपकी फिल्म में, एक तरफ है परेश रावल साहब, दूसरी तरफ है सतीश कौशिक जी। कैसे हैंडल किया आपने, किस तरह से संभाला पूरी फिल्म को? इन लोगों को देखिए क्या होता है। कॉमेडी ऐसी चीज है, कभी कभी कंट्रोल करके चलते हैं और कभी कभी बिल्कुल लूज छोड़ देते हैं। जी। तो कई बार ऐसे मौके आए जहां मैंने तीनों कॉमेडी के दिग्गजों को लूज छोड़ दिया, कि गोविंदा, परेश रावल और सतीश कौशिक, तीनों को लूज छोड़ दिया कि जी। अब एक दूसरे के साथ कैसे आप लोग इंटरैक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, वो आप तीनों जानो। मैं तो सिर्फ जी। कहीं जाके लगाम खींच लूंगा, थोड़ी सी, कहीं थोड़ा सा किसी को एड लगा दूंगा, कुछ भी हो। मैं अपना कंट्रोलिंग पोजीशन में रह के जो है ना, तीनों को फ्री छोड़ देता था कई जगह पर। जी। तो वो जी। हैंडलिंग की बात है, वो हैंडलिंग की बात है जी। कि तो क्या कहीं किसी ने हम एक हद लाइन कर दी? एक्स्ट्रा, जी जी, प्लीज 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 प्लीज, आप बोलते किसी ने रहिए। अगर कोई एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दी, कहीं किसी ने कोई एक्स्ट्रा बात बोल दी, तो वो चलते, वो निकल जानी चाहिए, जी। ऐसा। मनोज जी, आप उन खुशकिस्मत डायरेक्टर्स में से हैं जिन्होंने कई सारे ऐसे लोगों के साथ काम किया है जिनके साथ बहुत सारे लोग काम नहीं कर पाए। जैसे हमने बात की उत्पल दत्त साहब की, के साथ काम किया, और शायद आप आखिरी डायरेक्टर होंगे जिन्होंने शम्मी कपूर साहब के साथ काम किया, उनको डायरेक्ट किया। गोविंदा जी की फिल्म थी वाह तेरा क्या कहना, जिसमें उनके वो दादाजी बने थे। तो शम्मी कपूर साहब के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा, वो जरा बताइए। बहुत बढ़िया अनुभव था, बहुत बढ़िया अनुभव था। उनसे मिलना, उनके साथ उठना बैठना, उनके घर जाना, उनसे बातचीत करना, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उनकी वो उम्र है जो उम्र उनकी थी। 75-80 साल के वो कभी लगे ही नहीं। इंटरनेट पे बातें करना, इंटरनेट की बातें करना, मतलब क्या क्या पढ़े लिखे वो। मैं वाकई, आपने बहुत सही बोला। इतना खुशकिस्मत हूँ कि मैं दिलीप साहब के साथ में मिल के बातचीत कर चुका हूँ, देव साहब के साथ में बातचीत कर चुका हूँ, मैं शम्मी जी के जी। साथ काम कर चुका हूँ। वाकई मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ।
जी तो शम्मी जी का ऐसा था, जैसे मैं उत्पल दत्त के जी के बारे में बताया है ना, शम्मी जी के साथ में मैंने सामने देखा हुआ है। वो जो है एक बार सेट पे आपके पास आते थे तो कभी भी उठ के जो है जाते नहीं थे। सुबह आए आपके पास में, आपके साथ ही बैठे रहेंगे, उठेंगे, अपनी कुर्सी कैमरे के पीछे की तरफ कहीं लगा लेंगे और अब किसी को कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे और उठ के कभी कहीं जाते नहीं थे। जी ये नहीं कि काम नहीं है, अब अच्छा मैं बोल भी दूं सर अभी 1 घंटा 1.5 घंटे बाद आपका काम होगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं यहीं बैठूंगा, आप क्या कर रहे हो मैं देखता रहूंगा बैठ के। तो जी वहीं बैठे रहते थे कोने में, वहीं पे अपने किसी भी कोई बुला लिया, अपनी एक एक दो चाय पी ली, एक दो बिस्किट खा लिया और एक कोने में बैठे। ये जी उनकी कमाल की आदत थी। सब मतलब इतना प्रोफेशनल आदमी मैंने तो अपने जीवन में और किसी के साथ काम ही नहीं किया इतने प्रोफेशनल के साथ में। जी। इतनी खूबसूरत फ़िल्में आपने बनाई हैं और इतना हँसाया है आपने लोगों को, उसके बाद ये लंबा ब्रेक आपने क्यों ली? 18-19 साल हो गए, 2002 के बाद कोई फ़िल्म आपकी नहीं आई, तो ऐसा क्यों? देखिए सबसे पहला एक तो मैंने ब्रेक नहीं लिया, मैं काफी काम कर रहा हूँ, करता रहा हूँ। वो जी, क्या कर रहा हूँ वो इस वक्त मैं एक आध चीजें तो बता दूंगा आपको। मैं एडवर्टाइजिंग का बहुत काम करता हूँ। जी, तो मैंने कम से कम तो 150-200 एड फिल्में बनाई हैं। तो एक तो जी, वो काम है, वो अलग है, छोड़ दीजिए। मैं आज पहली बार किसी इंटरव्यू में किसी से बता रहा हूँ कि मैं एक फिल्म बना रहा था जिसकी मैं तैयारी कर रहा था और उसमें मेरे 3-4 साल लग गए। जी। और फिल्म थी एक ऐतिहासिक फिल्म थी। हुँ, वो फिल्म बाद में मैं तो नहीं बना पाया, लेकिन वो किसी और ने बना ली। फिल्म मैं बना रहा था पद्मावती। अच्छा, जी, तो उसमें मैंने पूरा रिसर्च का ये बात संजय भी नहीं जानते हैं, संजय बंसाली भी नहीं जानते हैं कि मेरे पास अपनी जी, स्क्रिप्ट है। तो मैं ऐसा जी, ऐसा नहीं कि किसी को कुछ मैं उंगली उठा रहा हूँ या किसी से के बारे में कुछ गलत बोल रहा हूँ। उनको नहीं पता था कि मैं बना रहा हूँ। तो वो हुँ, स्क्रिप्ट मेरे पास मुझे लिखने में जो है 3 साढ़े 3 साल लग गए और फिर उसकी जी, तैयारी करते जो है ये वाली फिल्म बन गई। इसका अनाउंसमेंट आ गया। तो बोला हुँ, ये बहुत बड़े डायरेक्टर हैं संजय, ये तो बना ही लेंगे इस फिल्म को। तो मैं इसको आगे न बढ़ा के इस बात को मैं वहीं पे छोड़ देता हूँ। फिर मैं अपने दूसरी फिल्मों की तैयारी में लग गया, फिर दूसरे काम में लग गया, लेकिन वो मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा सेटबैक था। क्योंकि ओके। मैं कॉमेडी करते मुझे ऐसा लगा कि कॉमेडी ना करके आप थोड़ा सा कुछ मीनिंगफुल किया जाए, कुछ जी, 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 ये किस्सा, मेजर किस्सा ये रहा। जी। तो अभी भविष्य में कोई ऐसी योजना है? कुछ ऐसा करने वाले हैं आप कि कुछ बिल्कुल कॉमिक है, या कुछ बिल्कुल इस तरह का है। जी, जी ऐतिहासिक हाँ, कुछ जी हाँ। लेके आने वाले हैं? ऐतिहासिक मेरे पास 2 ऐतिहासिक पन्नों में से चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं। मैं अभी वो शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ जी, शेयर करूँ पब्लिक में जाए बात और कहीं जी, तो वो नहीं शेयर कर सकता। हाँ, एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, मैं एक फ़िल्म जी, प्लान कर रहा हूँ, हद कर दी आपने 2। जी। मैं मेरे दिमाग में वो सवाल था लेकिन मेरे सवाल से अच्छा, पहले अच्छा, आपने जवाब दे दिया। हद कर दिया आपने और मैं यही कहूँगा आपने, हद कर दिया आपने। अच्छा। जी, तो कब आ रही है ये फ़िल्म? हद कर दिया अभी आपने। इसकी प्लानिंग कर रहा हूँ, देखते हैं कितनी जल्दी क्या होता है। तो तो सबसे पहले वही उसमें कर भी रहा हूँ। गोविंदा होंगे उसमें गोविंदा होंगे? देखते हैं कैसे चलती है बात, कैसे बढ़ती है आगे। तो जी, क्या क्या होता है देखते हैं। जी। इतना लंबा करियर आपका रहा, फ़िल्मी करियर आपका रहा, इतने सारे स्टार्स के साथ आपने काम किया, किसी को असिस्ट किया, किसी के लिए किसी को आपने स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाई होगी, किसी को डायलॉग्स बताए होंगे, किसी को सीन एंड सीक्वेंस बताई होगी, सर आपको ऐसा करना है। तो कभी ऐसा कोई मौका आया कि किसी मौके पे आपसे शूटिंग के दौरान कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो और किसी स्टार ने बड़े प्यार से कहा हो, "कोई बात नहीं बेटा, होता है" और आपको आपको लगा हो कि देखो ये इनका बड़प्पन है और मुझे इस बात के लिए डाँट भी पड़ सकती थी, लेकिन मुझे कितना प्यार से इन्होंने समझाया। ऐसा कभी हुआ? ये जब असिस्टेंट था तो शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ हुआ क्या हुआ था? क्या किस्सा था? था। जान मैं उनके फेस पे क्लैप देने जा रहा था और जी, मैं क्लैप जो है देखिए क्या होता है, ये सारी चीजें जो है ना बड़ी सेंसिटिव चीजें होती है। आप क्लैप जी, दे रहे हैं, आप डायलॉग सुना रहे हैं, क्या है। तो क्लैप मैंने बहुत सीरियस सीन चल रहा था और मैंने क्लैप जो है उनके चेहरे के बहुत नजदीक ले जाके बहुत जोर से बजा दिया था। हुँ, तो वो उस वक्त नाराज हो गए, नाराज नहीं हुए थे, जैसा आपने बताया ना वैसे।
तो वो उन्होंने जी। कट करवाया, बोले बेटा ऐसे नहीं, थोड़ा धीरे से, थोड़ा दूर रखो, जबकि तब तक मैं सीनियर हो चुका था। लेकिन क्या है, जल्दी में आदमी कभी गलती कर जाता है। तो एक जी। वो बात, और बाकी ऐसा कोई और इंसिडेंट मुझे याद नहीं आ रहा है। जी। जी। कई बार जब आउटडोर आप शूट पे जाते हैं तो नया शहर होता है, नई लोकेशंस होती हैं, नए लोग होते हैं, जिन लोगों से आपको टैकल करना पड़ता है। कभी आपको परमिशन लेनी है कहीं की, कहीं शूटिंग की परमिशन ले रहे हैं, कभी प्रशासनिक कार्यों में आप एडमिनिस्ट्रेशन में आप कहीं घुसते हैं। तो ऐसा कोई किसी फ़िल्म के दौरान कोई ऐसा कोई वाक़या हुआ जो आपको याद रह गया हो कि यार वहाँ जो हुआ ना वो ज़िंदगी में याद रहेगा, वो मैं कभी नहीं अरे भूल सकता? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, प्रशासनिक कामों में मैं तो उलझता नहीं हूँ कभी। वो मेरे प्रोडक्शन वाले जो हैं, वही जितना हैंडल करते हैं, वही करते हैं। मैं नहीं उलझता हूँ ज़्यादा। लेकिन एक बार मैं हरियाणा में शूटिंग कर रहा था, और अम, गाना कर रहा था एक। वो परदेसी जी। बाबू का गाना है ना, कुछ खोना है, कुछ पाना है, जीवन का खेल जी। खेल पुराना है। तो ये उसकी शूटिंग के हरियाणा में लिए कहाँ? सर हरियाणा में हरे कहाँ एग्ज़ैक्ट? गुड़गांव के बाहर की तरफ, हरियाणा बहुत दिल्ली के पास में ही, गुड़गांव से जी। थोड़ा सा आगे, खेतों में, बिल्कुल सरसों के खेतों के बीच में। इससे जुड़ी भी एक राज की बात है, वो मैं बाद में रिवील करूँगा, पहले मैं आपका जवाब सुनता हूँ। अच्छा, प्लीज़ ठीक ठीक बताइए। है। जी। तो मैं उसमें जो है, सरसों के खेतों में मुझे ऊपर हेलीकॉप्टर से शॉट लेना था। हेलीकॉप्टर दिल्ली से लेना था। तो मैंने पूरी तैयारी ग्राउंड की, सुबह-सुबह जाके 6 बजे नीचे ज़मीनी तैयारी कर दी थी कि यहाँ से बस चलते हुए यहाँ निकलेगी, और गोविंदा ऊपर बैठे होंगे बस के, और ऐसे सारी तैयारियां मैंने कर ली थी वहां पे। और जब मैं पहुंचा हूँ दिल्ली, हेलीकॉप्टर में बैठ के जब मैं ऊपर आया हूँ आसमान में, और नीचे जब मैं वॉकी टॉकी पे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ऊपर से नीचे की तरफ, तो पता चला नीचे जिस जगह पे मुझे शूटिंग करनी थी, वो पूरा खेत रौंद दिया गया था। 25,000 आदमी गोविंदा की शूटिंग देखने के लिए वहां खड़े थे, और पूरा हुँ। खेत रौंद दिया था। ओह! तो मैं वो उस दिन शूटिंग भी नहीं कर पाया था। मेरा हेलीकॉप्टर का पैसा खराब हो गया था, मेरे प्रोड्यूसर का, वो पूरा का पूरा वेस्ट हो गया था। तो ये मुझे एक इंसिडेंट याद है। जी सर, मैं उन तमाम हरियाणा वासियों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, ओके, ओके, जी, ओके, जी, ओके, जी, ओके। इसीलिए मैंने कहा नहीं, वो नहीं, राज की बात इसमें मैं बाद में नहीं, नहीं, बताऊँगा। नहीं, हरियाणा के लोग बहुत स्वीट होते हैं, मेरे बहुत मित्र हैं हरियाणा के। बात वो नहीं है, बात तो लोकेशन की है, कहाँ शूटिंग कर रहा था। ये काम मैं अगर चेन्नई में कर रहा होता तब भी ऐसे ही होता। ये काम अगर जी। मैं कहीं भी कर रहा होता, तो पब्लिक तो हर जगह की एक्टर के लिए पागल होती है ना। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत सफ़र आपका रहा, बहुत अच्छा आपसे लगा, लेकिन अभी हम आपसे विदा नहीं ले रहे हैं। थोड़ी-सी घर गृहस्थी की बातें कर लेते हैं। आपकी एजुकेशन कहाँ हुई? पापा क्या करते थे? स्कूलिंग कहाँ हुई? कॉलेज में कहाँ गए? क्या शिक्षा-दीक्षा ग्रहण की? वो ज़रा बताइएगा थोड़ा-सा। मैं पैदा हुआ बॉम्बे में, मेरी स्कूलिंग बॉम्बे की है, कॉलेज मैंने बॉम्बे में किया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन बॉम्बे में किया। तो सारी की सारी मेरी जो है रहन सहन सब बॉम्बे का ही है। लेकिन जी। मेरा नेटिव जो है, वो थोड़ा कनेक्टेड है। मैं यूपी से भी हूँ, और मेरी मदर जो है वो बिहार से थी। तो अच्छा। बचपन का काफी पोर्शन जो है उत्तर प्रदेश में भी बीता है, काफी बिहार में भी बीता है। लेकिन बचपन का पोर्शन मतलब जो 2 महीने की छुट्टियां होती थी ना, उसमें या तो उत्तर जी, प्रदेश चले जाते थे या बिहार चले जाते थे। तो वो जी, हर हर साल 2-2 महीना इधर और उधर का जो है ना, वो बहुत वो बहुत ज्ञानवर्धक भी रहा, और बहुत कुछ देखने सुनने समझने को बहुत मिला उन वहाँ के कल्चर जी, को, और हिंदी भाषा का जो पूरा बेल्ट का कल्चर जो है ना, वो बहुत अच्छी तरह जी, समझने को मिला। जी। आपने कहा कि जो फ़िल्म जो है ये आपका ये दूसरा प्यार था। पहला प्यार आपका आपका आपको आपको फाइटर इंडियन पायलट एयरफोर्स। बनाना था। जी, इंडियन एयर फ़ोर्स में आपको जाना था। तो ये सेकंड सेकंड चांस कैसे था आपका? मतलब ये दूसरा प्यार कैसे था? मतलब पहले से सोच रखा था अगर ये नहीं बनूँगा तो ये बनूँगा, ऐसा कुछ सोच रखा था नहीं, आपने पहले नहीं, से? नहीं, वैसा नहीं सोचा था, वैसा नहीं सोचा हुँ, था। ये क्या जी, हुआ था कि जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था इंडियन एयरफोर्स में, तो तब मैं बैंगलोर से लौट रहा था। तो मैंने सोचा ये तो नहीं हुआ। तो बैंगलोर में मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ था, जहाँ पर मुझे बताया गया था कि ये परमानेंट रिजेक्शन है, और हुँ, एयरफोर्स आपको नहीं स्वीकार कर सकती है।
तो मैं जब बैंगलोर से लौट रहा था तो वो एक पूरी रात की जर्नी थी, और रात भर बैठ के मैं जो है ट्रेन में, नींद नहीं आई मुझे, मैं सोया नहीं, क्योंकि एक जो पहली चीज जो आप करना चाहते थे और जिसकी तैयारी में आपने पूरी जवानी निकाली थी, जवानी के 5-6 साल निकाले थे, जब वो नहीं हो पाया तो फिर मैंने सोचा मेरे में और क्या गुण है। तब मैंने सोचना शुरू किया रात में, तो मैं बोला कि हाँ, एक गुण है कि मैं लिखता हूँ। उस जमाने में भी लिखता था मैं, मतलब बात में कर रहा हूँ, जब मैं 21, 22, 23 साल का था तब भी मैं लिखता था। तो मैं लिखता हूँ, तो लिखना मुझे लगा कि कोई क्या ये बहुत अच्छा प्रोफेशन हो सकता है, क्या ये मैं हो सकता है। फिर मुझे लगा नहीं, मेरे नजदीक में कुछ लोग थे जो फिल्म से कनेक्टेड थे, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं फिल्म में जो है मेरा अच्छा कुछ बन सकता है। तो एक्टर मुझे बनना नहीं है, मैं उतना एक्सट्रोवर्ट नहीं तो कि मैं एक्टर बन जाऊं। तो मुझे लगा कि मैं डायरेक्टर अच्छा बन सकता हूं शायद। तो ये फिर पूरी रात सोचने के बाद में अगले दिन ही मैं चला गया था, और मैं फिर जो मैं बता रहा था आनंद जी के पास में, उदय नारायण सिंह, उनके पास चला गया और मैंने बोला मुझे डायरेक्टर बनना है। जी सर, फिल्मों के इस बदलते सिनेरियो के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह से अभी फिल्मों की जगह वेब सीरीज ने ले ली है, और किस तरह से कंटेंट की आजादी के रूप में गालियां परोसी जा रही हैं, अभद्रता दिखाई जा रही है, हिंसा दिखाई जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये सही है या गलत है? और अगर दिखाना भी है तो दिखाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, क्या कहें? देखिए, ये मैं पूरे स्टेटमेंट से जो है ना, मैं एग्री नहीं करूंगा कि अभद्रता दी जा रही है, गालियां परोसी जा रही हैं। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। हम जो है जब सड़क पे बाहर निकलते हैं, हमको ज्यादा गालियां सुनाई देती हैं। हमारे सिनेमा में उतनी अभद्रता नहीं है। हम सिनेमा का जो है हमेशा सिनेमा समाज का दर्पण रहा है। अगर हम ये दिखा रहे हैं, अगर सिनेमा का कोई फिल्मकार ये सब दिखा रहा है, तो आप समझिए क्यों दिखा रहा है। वो उसने कहीं देखा है इसलिए दिखा रहा है। तो हमको जो है सामाजिक लेवल पे जो है ज्यादा काम करना पड़ेगा। जी जी। तो अब दिखाने का ऐसा है कि आपके जमाने में भी कॉमेडी हुई, आपने भी बहुत मतलब इतनी अच्छी कॉमेडी आपने दुनिया को दिखाई, जिसको स्वस्थ मनोरंजन जिसको कहते हैं, स्वस्थ हास्य जिसको कहते हैं। लेकिन आजकल कई सारे लोग ऐसा हास्य प्रस्तुत कर रहे हैं जिसको आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। आपकी फिल्में फैमिली के साथ बैठ के देखी जा सकती है। तो उस विषय में देखिए, जब हास्य की बात है, हास्य जो है वो तो खैर मैं बिल्कुल आपकी बात मानूंगा कि इस तरह का हास्य जो है वो ज्यादा अच्छा है जो हम करते आए हैं। आज वो डबल मीनिंग वाला और अलग तरह का जो हास्य जो है, वो जो है ओवर द टॉप जाने वाली बात है। वो जो है जबरदस्ती कोई हंस नहीं रहा है तो उसको उल्टी सीधी हरकतों से और डबल मीनिंग से हंसाने की कोशिश किया जाए, उसमें ना तो मुझे हंसी आती है, ना कभी ऑडियंस को हंसी आएगी उन चीजों में। तो हंसने हंसाने वाली चीज जो है ना, एंटरटेनमेंट की जब बात है, अगर आप जो वेब में जो आपको चीजें देखने को मिलती हैं, चलिए उसको समाज का दर्पण बता देंगे हम। जैसा मैंने कहा, वैसे ही पिछले जमाने में भी जो है बहुत सारी फिल्में ऐसी होती थी जिसको पैरेलल सिनेमा हम बोलते थे, उसमें अलग तरह की अभद्रता दिखाई देती थी। शायद गालियां ना दिखाई देती हो, तब सेंसर था, सेंसर नहीं होने देता था, लेकिन गालियां तो हमारे समाज का हमेशा से हिस्सा रही है ना। तो हमारे वो तो हमको हमेशा देखने को सुनने को मिलती हैं दूसरों के मुंह से। तो वो चीज अगर हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, ऐसे ओटीटी पे देख रहे हैं जो एक उस तरह की चीजों को दर्शा रहा है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कॉमेडी के नाम पे अभद्रता हो तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो। एंटरटेनमेंट में वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए, वो साफ सुथरी होनी चाहिए। जब आप रियलिस्टिक कुछ बना रहे हैं, रियलिस्टिक में अगर आप उस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं रियलिस्टिक में, तब तो ठीक है, एक्सेप्ट किया जाता है।
लेकिन सर रियलिज्म के नाम पे भी हम इतना रियल ना हो जाएं कि जैसे आपकी आपकी फिल्में हुआ करती थी उनमें भी मारधाड़ होती थी। हम परदेसी बाबू की बात करें, उसमें कॉमेडी भी है, उसमें रोमांस भी है, उसमें इमोशंस भी है, उसका म्यूजिक भी है बहुत खूबसूरत, उसमें मारधाड़ भी आती है, लेकिन कहीं गाली गलौच नहीं है। लेकिन आजकल जो ओटीटी पे हो रहा है कि आप कंटेंट के नाम पे कि भाई ये हम समाज का आईना दिखा रहे हैं, समाज में ऐसा होता है, तो उस कंटेंट के नाम पे जो आजादी ली जा रही है, जो लिबर्टी जो ली जा रही है, क्या उस चीज को एग्जैक्ट गाली के रूप में कहना बिल्कुल सही होगा, या फिर नहीं गाली लेकिन को साइड में रख के भी कह सकते हैं उस बात को? नहीं लेकिन हम अपने आम बोलचाल की भाषा में गाली को साइड में रखते हैं क्या? लेकिन कोई किरदार अगर आपके सिनेमा में है, जिस किरदार को आपने समाज में देखा है, वो गाली देता है, तो यहाँ क्यों मना किया जाए? सिर्फ गाली रोक के बाकी सारी बातें बोले वो, ऐसा क्यों? वो अगर बाहर खड़े होके भी गाली देता है तो आपके सिनेमा में क्यों नहीं दे सकता है? देखिए, अब वही जब आप एक पूरा फिक्शन बनाते हैं, आप एक कॉमेडी फिल्म बनाते हैं या पूरी की पूरी फिक्शन है कोई, अब आप किसी किसी बड़ी सिनेमा की बात कर लीजिए, क्या आपको रोहित शेट्टी किसी फिल्म में गाली देखने को मिलती है? वो एंटरटेनमेंट है, अगर वो एक्शन भी है तो एंटरटेनमेंट है। आपको किसी इस तरह की फिल्म में जो जो नॉन रियलिस्टिक सिनेमा जो है, जो एंटरटेनमेंट का 100% सिनेमा है, उसमें आपको गालियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं है। तो उसमें कोई भी चीज रियलिस्टिक नहीं है। उसमें जी। एक हीरो जो है वो 50 लोगों को एक साथ मारता है, क्या रियलिस्टिक है वो? नहीं है। तो वो प्योरली एंटरटेनमेंट का पर्पस है। लेकिन आपका हीरो जो है कहीं पहुंच गया है और दो लोगों ने उसको बंदी बना लिया है और वो छूट नहीं सकता है, तो वो तो रियलिज्म है ना। तो जब उतना रियलिज्म है तो गाली गलौज रियलिज्म का पार्ट क्यों नहीं हो सकता है? वो गाली गलौज रियलिज्म का हिस्सा क्यों नहीं हो सकता है? और मुझे कोई एक एग्जांपल दीजिए, कोई एक उदाहरण दीजिए मुझे आप, जहां पूरा का पूरा फिल्म जो है, सिनेमा जो है, वो गालियों से ही भरा हुआ है। नहीं, जब आवश्यकता होती है तभी गाली दी जाती है उसमें। लेकिन कुछ कुछ कंटेंट तो ऐसा है जिसमें हर बात पे गाली है, अगर आवश्यकता नहीं, है तो भी, नहीं है तो मुझे भी। मैं देखिए, मैं बहुत कंटेंट देखता हूँ ओटीटी का, बहुत देखता हूँ। मुझे सच बोलूं तो मुझे आपत्तिजनक अभी तक मुझे एक भी सीरीज मुझे देखने को नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। हो सकता है मेरे से छूट गया हो, मैंने ओवरलुक किया हो, वो ऐसा हो सकता है। जी, अगर ठीक है हम रियलिज्म की अगर बात करें, अगर रियल में ठीक है हमारा हीरो हमारे किरदार गाली देते हैं, ठीक है वो उसको दिखाया जा रहा है, लेकिन रियल में ऐसा भी तो नहीं होता है ना कि एक आदमी एक बंदूक से 10-10 लोगों को मार रहा है, 20-20 लोगों को मार रहा है। जब वहां सिनेमा का सिनेमापन दिखाया जाता है तो हम गालियों पे भी कहीं ना कहीं समझौता कर सकते हैं। अगर बच के निकलना चाहे तो सर कोई ना कोई विकल्प मैं निकाला बता जा रहा हूँ, सकता सलमान खान की फिल्म में गाली देखने को मिलती है? नहीं। वो 50 लोगों को मारता है, 10 लोगों को मारता है, तो वो रियलिज्म नहीं है। तो इसलिए गाली भी उसके यहाँ रियलिज्म नहीं है। तो इसलिए है। गाली नहीं है उसके सिनेमा में। समझ रहे हैं? अजय देवगन की फिल्म में क्या गाली देखने को मिलती है आपको? वो भी 50 लोगों को एक साथ मारता है। क्या अक्षय कुमार को गाली देते हुए देखा है आपने कभी? तो वो जो गाली वाला जो एक पैटर्न है, और जो सिनेमा नहीं बोलेंगे उसको, जो रियलिस्टिक अप्रोच जो है, वहां वो जो है, वो 50 लोगों को नहीं मार रहा है, वो 10 लोगों को नहीं मार रहा है, वो 10 लोगों से मार खा रहा है और घर लौट के आता है। नहीं, लेकिन मिर्जापुर और इन तमाम सीरीज को हमने देखा तो मैं सच एक बोलूं, तरफ वो। जी अच्छा, जी मैंने जी। मिर्जापुर नहीं देखी है, तो मैं शायद उस पे टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। जी जी, आप जरूर लेकिन देखिएगा, बड़ा बड़ा धमाका किया उसने। एक तरफ वो गालियां भी दे रहे हैं और एक तरफ वो दूसरी तरफ उनका हीरो अकेला 10-10 लोगों को मार देता है, 20-20 लोगों को गोलियों से भून अच्छा देता है। अच्छा तो अच्छा। वो वहां पे कहीं ना कहीं ये चीज दिखती है नहीं कि तो भाई फिर वो सिनेमा का सिनेमापन भी है और वो ये रियलिज्म भी, नहीं, दोनों चीजें ये वो बात मैं जज मानने को नहीं तैयार हूँ। होती। अगर जी, रियलिज्म है तो पूरा रियलिज्म होना चाहिए, और एंटरटेनमेंट है तो पूरा एंटरटेनमेंट होना बिल्कुल। चाहिए। आधा मैं दरअसल रियलिज्म आधा यही एंटरटेनमेंट यही नहीं मैं होना कहना चाहिए। चाह रहा था, तो यही मैं इस कहना बात चाह को रहा था। मानता तो क्या आने वाले वक्त में हम मनोज अग्रवाल जी का कोई कंटेंट हम ओटीटी पे देखेंगे, इसी तरह के चीजों से भरा हुआ, जैसा बदलाव अभी आ रहा है? आप कह रहे हैं कि भाई रियलिज्म होना चाहिए, गाली गोली दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए, ऐसा कुछ कंटेंट आने वाले वक्त में? हूँ। देखिए, अगर मैं रियलिज्म की तरफ जाऊं, मेरे पास है एक आध कंटेंट। अगर मैं रियलिज्म की तरफ जाता हूं और अगर उसमें गाली की आवश्यकता होती है, तो मेरा किरदार गाली जरूर देगा, बिल्कुल देगा। मैं बिल्कुल अलग अलग तरह की बात नहीं करूंगा।
लेकिन अगर उसको 2 लोगों से मार खानी है तो 2 लोगों से भी मार खाएगा, जी। भले वो किरदार कुछ भी हो। मतलब ये बहुत संभव है कि हद कर दी पार्ट 2 आए तो हो सकता है वो 8 एपिसोड की एक सीरीज में आए, ना उनको हम ना ना ओटीटी नहीं पे नहीं देखें नहीं नहीं या नहीं नहीं गोविंदा नहीं साहब को गाली देते हुए नहीं सुने, ऐसा नहीं कुछ। नहीं नहीं ना 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 जी। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं अभी भी मेरी बात को। जी। जी। अ, एक तो हद कर दिया आपने, ओटीटी सीरीज के लिए नहीं है, वो है ही सिनेमा, और वो जी। एंटरटेनमेंट है फॉर्मेट, सिनेमा का जी। एंटरटेनमें फॉर्मेट है, उसमें जी। गाली देने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। जी। गाली गलौज या, देखिए मैं तो मैं पर्सनली पूछे तो गाली गलौज के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। मेरा बस जी। चले तो मैं सड़क पे खड़े होकर किसी को गाली ना देने दूं। जी। तो जी। वो आपका एक्सप्रेशन का तरीका ही गलत है। गाली गलौज जो है वो गलत एक्सप्रेशन है। जब आप अपनी बात सही तरीके से नहीं कह पाते हैं तभी आप गाली देते हैं। जी। तो वो पैटर्न गलत है। लेकिन और मैं एंटरटेनमेंट के पैटर्न का हूँ, जी। एंटरटेनमेंट के पैटर्न में गाली कहीं आती नहीं। जी। एक फिल्मकार के तौर पे आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, और एक फिल्मकार की इस समाज के प्रति कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और कहाँ तक आज के इस फिल्मकार उस जिम्मेदारी को पूरा कर पाते हैं? प्लीज। देखिए आज की डेट में तो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। समाज की तरफ ठीक से ध्यान आज नहीं कर पा रहे हैं पूरा ठीक से, और समाज की तरफ उनका ध्यान भी ठीक से नहीं है। जी। वो समाज के उस पहलू को देख रहे हैं जहां पर उनकी कमर्शियलिटी पूरी हो, जी। फिल्मकारों की। अब आपने जो बोला गाली गलौज के बिना भी बहुत सारे किरदार हैं जिन पे उनको ध्यान देना चाहिए, और उस तरफ के सिनेमा और उस तरफ के कंटेंट पे भी ध्यान देके उस तरह के काम करने चाहिए। जी। सर बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और अब लगता है कि इस इंटरव्यू के आखिरी पायदान पे हम पहुंच चुके हैं, और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ किरदार बोलते हैं कि तमाम टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत जल्दी एक नया कोई सिनेमा हमारे बीच लेकर आए, एंटरटेनमेंट से भरा हुआ, और हम खूब ठहाके लगा के हंसे, जो उस जमाने में आपकी फिल्मों को देख के हम खूब हंसे, गाने गुनगुनाए खूब सारे, ओए राजू प्यार ना करियो दिल टूट क्या जाता है। तो वो तमाम चीज़ें बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, और उम्मीद है कि अगली जो मुलाकात है वो आमने-सामने बैठ के होगी। आपके घर के गार्डन में बैठ के चाय पीते हुए आपसे गुफ्तगू कर पाएँगे, आपकी फ़िल्मों पे, आपकी ज़िंदगी पे, और मुझे लगता है कि एक फ़िल्मकार के तौर पे नहीं, एक इस समाज के एक बड़े ही ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पे भी आपसे बात की जा सकती है। आप तमाम जो सामाजिक चीज़ें हैं उन पे भी कितनी पैनी नज़र रखते हैं। आपकी बातचीत से कितनी सर बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और फ़िल्मों के तमाम पहलुओं के बारे में जाना, आपकी ज़िंदगी के बारे में जाना, और ख़ास तौर से जो कॉमेडी को लेके आपने हद कर दी ना, उसके बारे में जाना, बहुत अच्छा लगा हमें। आपको कैसा लगा किरदार बोलते हैं में आज मेहमान बनकर? वो ज़रा बताइएगा। अ, वो उन बहुत कम इंटरव्यूज में से ये आज का एक इंटरव्यू है जो बहुत अच्छा सटीक इंटरव्यू लिया है आपने ओमपाल जी। और किरदार बोलते हो है को मेरी शुभकामनाएं हैं, और आपको भी धन्यवाद है इतना अच्छा इंटरव्यू लेने के लिए। जी, शुक्रिया। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हद कर दी पार्ट 2 आए, और आपकी पूरी कास्ट एंड क्रू के साथ बैठकर हम आपका इंटरव्यू करें, और वो कैमरा के ज़रिए नहीं, इस तरह से ऑनलाइन नहीं, बल्कि आमने-सामने बैठ के हम वो गुफ्तगू कर पाएँ। ऐसी हमारी चलिए, दुआएँ रहें। भगवान करे जल्दी हो। जी, चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू, सो थैंक यू।